प्रजापति क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे थे वर्णमाला को लेकर के, वह समाप्त हुई। अब व्याकरण का दूसरा पार्ट हम लेकर चले हैं बेटा, संधि। एक बार समय निकाल करके बढ़िया ढंग से क्लास को देखें। पहले वर्णमाला को एक क्रम से पूरे प्लेलिस्ट में दिया गया है, उसको प्लेलिस्ट में एक तरफ से देखें बेटा। क्लास 1 से लेकर के वर्णमाला की जितनी भी क्लासेस हैं, 28 क्लासेस हैं, उनको देखिए। उसके बाद फिर संधि का आनंद लीजिए। संधि में हमने चर्चा कर लिया था, जैसा कि प्रारंभ करने से पहले हम बता देना चाहते हैं, 1 दिसंबर से बेटा आपके प्रजापति संस्थान में होमगार्ड की आई हुई वैकेंसी को लेकर के KVS NBS की, PRT की, KVS NBS की, TGT PGT की प्री एग्ज़ाम की तैयारी 1 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगी। जो छात्र छात्रा जुड़ना चाहते हैं वह मौर्य पुस्तकालय के बगल में प्रजापति क्लासेस में 1 तारीख से बैच प्रारंभ होगी, और ईमानदारी से लगे, पढ़ें, ध्यान दें बेटा। चलिए, बात की बात रही बाबू, अब फिर हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ लेकर के। और एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग चल रहे हैं संधि की तरफ, और मुझे पूरा विश्वास है यदि क्लास क्रम वाइज देखेंगे तो कोई भी आपको हिला नहीं सकेगा बेटा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये प्रजापति क्लासेस का दावा है। एक बार आप देखें बेटा इसको क्रम से। मैं सोचता हूँ कि आप लोग याद कर चुके होंगे माहेश्वर सूत्र बेटा। माहेश्वर सूत्र ही थोड़ा सा याद करने में आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैंने पूरे विश्वास के साथ आपको याद कराने का बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढा और बताया। मुझे विश्वास है कि आपको याद हुआ होगा, क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लासेस से तो मैं कैसे इत्मीनान करा सकता हूँ आपको, और आप सामने रहते तो उसका कुछ और ही आनंद था। लेकिन बदलते हुए युग में हमें भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा, तो इसके लिए आप लोग को मैं लाखों बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग की ही देन है मैं यहाँ तक पहुँचा। सारे क्षेत्र के समस्त छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि जो आपने हमको यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया, और विश्वास है कि आगे आप ही लोग हमें लेकर चलेंगे। तो चलते हैं बेटा संधि में हम लोग। अच्छा, आपके ही प्रयास से हम इतना अच्छा कार्य करने के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं बेटा, और रहेंगे, और आपके भविष्य को देखते हुए सारे कार्य को हम करेंगे। तो वर्णमाला में बेटा वो संधि हम लोग पढ़ रहे थे। संधि में माहेश्वर सूत्र का जानना बहुत ज़रूरी था, और उससे आप बहुत आसानी पूर्वक सीख सकते हैं बाबू, इसलिए मैंने इतनी मेहनत किया। तो 14 सूत्र मैंने याद आपको करा दिया था। पहला क्या था? आ ई उड़, दूसरा री रीक, तीसरा ए ओंग, चौथा आयाच, पांचवां हयवरट, छठा लड़, सातवां यमंगड़नम, आठवां झभय, नौवां घड़ धस, 10वां जब गढ़ दस, 11वां खप छठत चटतव कपय, खप छठत चटतव, और फिर उसके बाद बेटा 12वां कपय, 13वां सर, और 14वां हल। अच्छा, ये तो हो चुका था बेटा। प्रत्याहार बनाने के लिए मैंने बता दिया था आपको कि इक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अण प्रत्याहार। आपको इसमें बेटा विद्वान नहीं बनना, आपको संधि पढ़ना तो उतना जानेगा। जब उसको संस्कृत की क्लास चलेगी बेटा, तो उसको इत्मीनान पूर्वक ध्यान से देखिएगा, जो अधिक विस्तृत होगी। लेकिन यहाँ पर केवल आपको अपना कार्य करना है। प्रत्याहार केवल जानना था कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आएंगे, ये मैंने बता दिया है। संधि पढ़ने से पहले समान स्वर असमान स्वर को मैंने बता दिया। कौन किसके मेल से बनता है बेटा, उसको मैंने बता दिया। यहाँ तक जानने के बाद अब आगे की क्लास चलेगी कंटिन्यू बेटा। यह संधि संबंधित बेटा तीसरी क्लास होगी आज। संधि संबंधित कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। चलेंगे बाबू। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला प्रश्न बनेगा बेटा, संधि लिंग के अनुसार बेटा स्त्रीलिंग शब्द है। पहला प्रश्न, संधि लिंग के अनुसार किस में व्यवहार करती है बेटा? स्त्रीलिंग शब्द में व्यवहार करती है, यह आपको याद रखना है। अच्छा, फिर लिखेंगे, पूछ दिया कोई संधि में ही कौन सी संधि है, क्योंकि अभी नियम तो पढ़ना बाकी है। तो संधि में ही कौन सी संधि है, इसको जरा हम देखेंगे। तो संधि में बाबू सम प्लस धी, एक नियम है बेटा, जब म के बाद
जब म के बाद व्यंजन संधि का नियम बेटा, जब म के बाद क से लेकर के ज्ञ तक का कोई भी व्यंजन आए लेकिन म को छोड़ करके, जब क से लेकर के जब म के बाद क से लेकर के ज्ञ तक का कोई भी व्यंजन आए लेकिन म को छोड़ करके, तो वहाँ पर कौन संधि होती है बेटा? व्यंजन संधि होती है और म का अनुस्वार हो जाता है। ध्यान देंगे, ये स हो गया। अब म के बाद देखो ध आ गया बेटा, ये तो छोटी पहले लगती है बाबू धी, तो धी बोलते समय ध पहले और ई बाद में, भ्रम में ना रहे छात्र। बाबू ध्यान देंगे, धी ध बोल रहे हो तो ई बाद में जा रही है ना, वो लिखी पहले गई है बेटा। अच्छा, तो सम स और एक क्या हो जाएगा? धी। तो कोई पूछेगा बेटा संधि में कौन सी संधि है? तो संधि में बेटा व्यंजन संधि है। संधिये में कौन सी संधि है? तो संधि में ही बेटा कौन संधि है? व्यंजन संधि है। समझ पाए? कोई पूछेगा संधि लिंग के अनुसार किस पर व्यवहार करती है? बेटा स्त्रीलिंग का शब्द है। फिर संधि में कौन सी संधि है? संधि में व्यंजन संधि है। संधि का ही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस धी। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस धी। समझ पाए बाबू? अब चलते हम लोग, अच्छा लिखेंगे संधि का अर्थ मेल या जोड़। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का क्या अर्थ होता है? मेल या जोड़। यानी कि मेल या जोड़ या किसका होगा, यही बारीकता है बेटा। यहाँ पर जो मेल और जोड़ होगा वह ध्वनियों का होगा, ध्वनियों का, वर्णों का, ध्वनियों का, दोनों लिख सकते हैं बेटा। वर्णों का मेल या ध्वनियों का मेल, लेकिन मेल होने के बाद विकार उत्पन्न हो बेटा, मेल होने के बाद विकार उत्पन्न हो, विकार अर्थात परिवर्तन, तो संधि होगी। हाँ, कभी कभी परिवर्तन नहीं होता बेटा तो उसे शब्द संयोग कहते हैं। जैसे आपके विचार में प्रश्न आ रहा है सर जी अगर परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे सीताराम, सीता प्लस राम फिर जोड़ दिए सीताराम हो गया, तो कहने का क्या तात्पर्य होगा कि सर इसमें तो कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य हो जाएगा कि सर संधि विच्छेद जब आप करेंगे अगर कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा तो उसको शब्द संयोग आप मार दीजिए, हो गया तो संधि विच्छेद है या संधि है। बताएंगे, एक एक चीज़ को बताएंगे। थोड़ा से धैर्य पूर्वक आपको सुनना पड़ेगा, देना पड़ेगा, समय लगेगी बेटा, लेकिन फिर कभी आपको संधि की क्लास किसी की नहीं पढ़नी होगी। जितने भी आपके यूट्यूबर हैं देख सकते हैं बाबू, एक बार ध्यान दीजिए, समय थोड़ा से लगेगा। संधि का अर्थ होता है बेटा मेल या जोड़। आप ये देखेंगे कि बाबू संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है, तो कैसे? ये जो मेल और जोड़ होंगे बाबू ध्वनियों के होंगे, वर्णों के होंगे। वहीं अगर आप कोई दूसरा कर दिए, शब्दों का मेल कर दिए, पदों का मेल कर दिए, तो परिभाषा बदल जाएगी बेटा, वह संधि की नहीं रही। तब संधि में केवल वर्णों और ध्वनियों के परस्पर मेल से ही जो उत्पन्न होता है उसी को आप कहेंगे। अच्छा चलेंगे हम लोग आगे, लिखेंगे परिभाषा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को, उत्पन्न हुए विकार को ध्वनि कहते हैं।
दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को, बेटा थोड़ा ध्यान गलत रहा, विकार को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के या ध्वनि, विश्वास से बेटा आप समझ पा रहे हो। अच्छा, ये तीन ध्वनियाँ कौन कौन सी, अब देखो कैसे आप समझेंगे बाबू। ऐसे लिखेंगे पहले, बहुत आसानी से समझेंगे। ऐसे लिखेंगे पहले, स्वर स्वर, दो बार हो गया। फिर लिखेंगे व्यंजन व्यंजन, दो बार हो गया। फिर विसर्ग विसर्ग, कभी नहीं देखे होंगे बेटा, इतना अच्छा क्लास आप देखिए ना, आनंद आएगा आपको, याद ही नहीं करना है। कोई पूछेगा संधि की परिभाषा बताइए, देखो कितनी संधि की परिभाषा कैसे कैसे बनेगी, सब यहीं पर हो जाएगा। आप लोग लिखेंगे बेटा कि स्वर स्वर एक बार हो गया, व्यंजन व्यंजन दो बार हो गया, विसर्ग विसर्ग दो बार हो गया। तो इसकी क्राइटेरिया कितनी बन गई? तीन। यहीं से स्पष्ट हो गया बेटा कि तीन संधि है। अब देखो ध्यान देंगे, फिर इधर क्या लिखेंगे, स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन। पहले क्या लिखेंगे? स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन विसर्ग विसर्ग। इतना तो सबको याद होगा भाई, स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन विसर्ग विसर्ग, दो दो बार लिख दीजिए सीरीज से। अरे मेरे भाई, जब संध्या करेंगे तो दो पार्टी का होना जरूरी है, तो दो दो पार्टी लिख दो, स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन विसर्ग विसर्ग। अब इधर क्या लिखे? स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन, जहां तक जाता है लिख दो, 6 बार है 6 बार लिख दो, परिभाषा बनेगी। अब देखेंगे, ए तो पहला जो है स्वर प्लस स्वर, ए तो बनाएगा बेटा स्वर संधि, ए तो बनाएगा स्वर संधि। एक परिभाषा हो गई, स्वर से स्वर के मेल से उत्पन्न हुए विकार को, स्वर से स्वर के मेल से उत्पन्न हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, अच्छी परीक्षाओं में ऐसे पूछ देगा कि संधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, किसके किसके मेल से कौन सी संधियां बनती हैं। तो बाबू 0 से लेकर के 100 तक जो भी है, जैसा भी है, सब पढ़िए आप। ये ना कहें कि हमारे में सर विसर्ग संधि दिया, हमारे में सर संधि दे दिया है, तो आप ये कह नहीं सकते कि क्या नहीं दिया। एक बार पढ़ लो, विकल्प छाटने के काम आएगा। यही संधि आपको उपसर्ग प्रत्यय में लेकर जाएगी, यही संधि आपको वाक्य शुद्धियों में लेकर जाएगी। कहने का है बाबू, आप भ्रम में ना पड़े, इसी से आपका रिजल्ट रुकता है। आप यह समझें कि व्याकरण का हर एक पार्ट अगर जिसमें वाक्य शुद्धियां लगा दी गई, तो आप सोचो वाक्य शुद्धियों के लिए व्याकरण का हर एक पार्ट जानना जरूरी है। पूछ देगा कि इसमें किस संबंधी शुद्धियां हैं, कारक संबंधी है, संधि संबंधी है। पता चला संधि सर हमारे सिलेबस में नहीं, तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो वाक्य शुद्धियां तो है ना, इसलिए बाबू हर एक चीज को आप समझिए। अच्छा, अब बाबू स्वर प्लस व्यंजन का मेल, व्यंजन प्लस स्वर का मेल, व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल, ये तीनों मेल हैं व्यंजन संधि। ये तीनों मेल हैं व्यंजन संधि। फिर आते हैं विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। अब ध्यान देंगे, इधर विसर्ग हो गया, ये दोनों हो गए बेटा विसर्ग संधि। अब देखिए क्या याद करना है, स्वर संधियां होती हैं एक स्थल पे, व्यंजन संधियां होती हैं 3 स्थल पे, विसर्ग संधियां होती हैं 2 स्थल पे। तो पूछ देगा कि व्यंजन संधि के संबंध में कौन सा विकल्प
अशुद्ध है, कौन सा विकल्प जो है शुद्ध नहीं है, और कौन सा विकल्प योग्य नहीं है। तो एक तो इधर स्वर होगा इधर व्यंजन होगा, ये तो शुद्ध है, फिर इधर व्यंजन होगा इधर स्वर होगा, ये शुद्ध, फिर दोनों तरफ क्या होंगे व्यंजन। तो पूछे कोई व्यंजन संधि की परिभाषा बताओ तो आप यही बताओगे, स्वर से व्यंजन का मेल, फिर व्यंजन से स्वर का मेल, फिर व्यंजन से व्यंजन के मेल से उत्पन्न हुए विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या याद करना है? कुछ नहीं, एक तरफ क्या लिखेंगे, स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन विसर्ग विसर्ग, इधर स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन, जहां तक जा रहा है। अब छवह है, कर दीजिए आप। अब मैच कराइए, पहला स्वर से स्वर के मेल से उत्पन्न हुए विकार को स्वर संधि। अब फिर व्यंजन संधियां 3 स्थलों पे है, व्यंजन से व्यंजन, और पहला व्यंजन से स्वर, दूसरा है स्वर से व्यंजन, और तीसरा है व्यंजन से व्यंजन। तो मैं सबका एक एक एग्जाम्पल दूंगा, आप देखेंगे ये चीज। तो पूछेगा व्यंजन संधियों का कितना स्थल हो बेटा, 1 2 3, इतने स्थल मिलेंगे। और लेकिन विसर्ग संधियों का 2 स्थल है, तो विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। तो याद ना करें बेटा, खाली ये याद करें स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन विसर्ग विसर्ग, और इधर स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन। तो अब देखो 3 ही ध्वनियाँ परिवर्तन हुआ ना, स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग। अब पूछेगा बेटा संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से भेद हैं, स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। स्वर संधियां कितने स्थलों पर होती हैं, 1 स्थल है। विसर्ग संधियां 2 स्थल, लेकिन व्यंजन संधियां 3 स्थल। पूछेगा व्यंजन संधि के लिए कौन सा स्थल उचित नहीं है, तो कौन सा स्थल उचित है मैंने आपको बता दिया। तो यही बेटा स्वर व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, ये तीनों इसके लिए है। बहुत आसानी से आपको याद हो गई होगी परिभाषा। चलिए फिर चलते हैं। अब कोई पूछ जाए राधा कृष्ण में कौन सी संधि है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप ध्यान दीजिए जरा, जब ध्वनि परिवर्तन होगा बाबू तभी संधि होगी ना। तो यहाँ पर आपको यह कर देना है, राधा प्लस कृष्ण शब्द संयोग है, शब्द संयोग है। राधा प्लस कृष्ण, ये क्या हो गया, शब्द संयोग है। जैसे सीताराम दे दिया बेटा, ये क्या है, शब्द संयोग। अच्छा ध्यान देंगे, नोट 1 लिख लेंगे, नोट लिख लेंगे। यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, स्वर रहित हो और उससे कोई स्वर का योग हो तो, और उससे कोई स्वर का योग हो तो वहाँ संधि नहीं शब्द संयोग होगा, वहाँ संधि नहीं शब्द संयोग होगा। जैसे निरुपाय,
कितनी अच्छी जानकारी है, ध्यान देंगे। कहता है यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, उपसर्ग होना चाहिए बेटा, निरुपसर्ग है, सम उपसर्ग है, बात समझिए। बोल क्या रहा है, यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण, कोई उपसर्ग हो उसका अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, यानी हलंत वाला हो, स्वर रहित हो, और उससे कोई स्वर का योग हो, माने दूसरी पार्टी वाला जो शुरू होगा वह किसी स्वर से शुरू हुआ हो, वहां संधि नहीं शब्द संयोग होगा। उदाहरण देखेंगे, निर उपसर्ग है और इसमें र है, स्वर रहित है। कहना कोई उपसर्ग हो प्लस इससे शुरू हुआ बेटा, किसी स्वर से शुरू हुआ तो जुड़ तो रहा है, तो वहां संधि न हो करके शब्द संयोग हो जाएगा। याद रखेंगे बेटा। ऐसा पूछ सकता है कि किस विकल्प में योग्य संधि कार्य नहीं हुआ है, जो योग्य होना चाहिए, जो संधि की क्राइटेरिया पूरा करता हो, तो निर प्लस उपाय मैं दे दूं और आपको देखने में ऐसा लगा कि सब तो सही किया गया। अरे भाई मेरे, इस बार क्या पूछ लिया था, कुशासन, कुशासन। अब कुशासन में संधि तो होगी क्या, सोचने वाले सोच लिए होंगे, लेकिन वह होगी नहीं। अगर आपके विचार में यह आ गया कु प्लस शासन, तो ये गलत हो गया बेटा। कु प्लस शासन, ये तो आपने कु उपसर्ग लगा दिया और शासन मूल शब्द हो गया बेटा। वह संधि पूछ रहा है, संधि हो जाएगी कुश प्लस आसन, और आ मिल करके आ हो जाएगा, आ का सवड़े दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी, कुश प्लस आसन। और कु प्लस शासन कह दिया तो कु उपसर्ग हो गया, शासन यह हो गया बेटा, कर्मधारय समास भी हो गया इसमें। तो यही बात समझनी है। यहां निर प्लस उपाय, यहां कह रहा है कि यह स्वर रहित तो है, व्यंजन तो है, और व्यंजन से स्वर का मेल हो रहा है, लेकिन इस स्थिति में करना कि यह जो स्वर रहित हो लेकिन वह किसी उपसर्ग का हो। जैसे सम प्लस धी आपने किया तो वहां सम तो उपसर्ग है, सम माने म उपसर्ग का, वहां पर भी है सम प्लस धी में, लेकिन उसके बाद कोई स्वर नहीं आया है, ध आया है बाबू। ऐसे सम प्लस जय, संजय, तो सम म है, म तो कोई उपसर्ग का म है, लेकिन उधर शुरू होने वाला कोई स्वर से हो बेटा, और जब स्वर से होगा तब वहां आप संधि न मार करके शब्द संयोग मारेंगे। देख बाबू, यही याद करना है कि किसी उपसर्ग, कोई उपसर्ग हो, उसका अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, कोई उपसर्ग हो, लेकिन दूसर की पार्टी का शुरू होने वाला किसी स्वर से शुरू हुआ हो, तब संधि नहीं शब्द संयोग होगा। भ्रम ना पालना बेटा, ये बात रखना माइंड में एकदम। मैं पूछूंगा कि निम्नलिखित किसमें संधि कार्य नहीं हुआ है, शब्द संयोग रहा होगा, तब तो आप देखेंगे और देखने में आपको ऐसा लगेगा कि संधि हुई है। मेरे भाई, मैंने क्या कहा कि जब प्रथम पार्टी का जो शब्द होगा वह उस उपसर्ग का हो, और द्वितीय पद जो प्रारंभ हुआ बेटा वह किसी स्वर से हुआ हो, तो वहां पे संधि ना हो करके शब्द संयोग हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक बार चलते हैं, रिपीट कर लेते हैं बेटा। अच्छा आगे थोड़ा सा और देख लेंगे। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि को समझकर, संधि माने जो जिसमें संधि करनी है बेटा, संधि को समझकर, संधि को समझकर उनको ऐसे पृथक करना, उनको ऐसे पृथक करना, उनको ऐसे पृथक करना कि वे फिर अपने मूल रूप में आ जाएं, मूल रूप में आ जाएं, मूल रूप में आ जाएं, वहाँ पर आ जाएं, ऐसे लिखेंगे, आ जाएं
उसे संधि कहते हैं। मूल रूप में आ जाऊं उसे संधि। संधि को समझ करके जैसे आपने लिख दिया बेटा यहां पर सहानुभूति। संधि को समझ कर, यानी यह संधि है, इसमें संधि कार्य होगा। संधि को समझ करके उनको ऐसा पृथक करो कि फिर वे अपने मूल रूप में आ जाएं। यहां पर हो जाएगा सह प्लस अनुभूति, सह प्लस अनुभूति। देखो बेटा यहाँ आ है, यहाँ आ है, मिल करके आका सवर्ण दीर्घ से आ हो जाएगा बेटा, और फिर बना देंगे आप सहानुभूति। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि को समझ करके उनको ऐसे पृथक करना कि फिर जब आप जोड़ो फिर वो अपने मूल रूप में आ जाएं, उन्हें हम संधि कहते हैं, उन्हें हम संधि कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, संधि का विलोम बेटा क्या होगा? विग्रह। पूछा गया प्रश्न बेटा। और समास का व्यास होता है। संधि का विलोम क्या होगा? संधि विच्छेद मत कहिएगा बेटा, विग्रह। संधि माने जोड़, विग्रह माने अलग। और विग्रह किसका पर्यायवाची बेटा? विग्रह शरीर का, देह, वप, गात। ठीक। अच्छा, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। देखेंगे, आज हम लोग संधि पढ़ रहे थे बेटा। संधि लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग का शब्द है। संधि में सम प्लस धी व्यंजन संधि के योग से संधि बनी हुई है बेटा। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। यह चीज़ आपको मैंने बता दिया था, अच्छी तरह से समझा दिया था। फिर परिभाषा, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र में बताया गया बेटा, तो ई और ई दो ध्वनियाँ मिल करके क्या बन गई बेटा? रविंद्र। अब रविंद्र सही होगा बेटा, इस तरह लिखेंगे तो अशुद्धियाँ पाई जाएंगी। फिर उसके बाद नोट, वर्णों का लोप संधि, जबकि पदों का लोप क्या कहलाता है? समास। पद मैंने बताया बेटा वही जो विभक्ति होती है बाबू, उसी को हम कहते हैं। विभक्ति का लोप समास कहलाता है। संधि का महत्व क्या था? संधि के प्रयोग से वाक्य और शब्द की रमणीयता थोड़ा बढ़ जाती है, जबकि बाह्य रूप से रमणीयता बढ़ाने वाला कार्य कौन करता है बेटा? शब्दों और वाक्यों की, पदों के वाक्यों की, तो बेटा अलंकार है। लेकिन इससे थोड़ा रोचकता बढ़ जाती है, समय कम हो जाती है बेटा, कह सकते हैं आप। अच्छा, इसलिए नहीं तो कहते हैं आप रामय प्लस ईसय, विद्या प्लस आलय, चलव्या प्लस का हो जात बेटा। अच्छा, संधि के भेद बेटा, संधि के 3 भेद होते हैं बेटा। स्वर माने ऐसे स्वर, स्वर, व्यंजन, व्यंजन, विसर्ग, विसर्ग। स्वर, स्वर, व्यंजन, व्यंजन, विसर्ग, विसर्ग। इधर स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन कर दीजिए। स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि। अब स्वर से व्यंजन, व्यंजन से स्वर, व्यंजन से व्यंजन मेल को व्यंजन संधि। और विसर्ग और स्वर के मेल को विसर्ग संधि, विसर्ग और व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। ये भी हो गया। अच्छा, फिर ध्यान देंगे शब्द संयोग। अब देखो, जैसे राधा कृष्ण, राधा प्लस कृष्ण बेटा, और कहने सीताराम, सीता प्लस राम बेटा, शब्द संयोग है। एक बात और ये, यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, उपसर्ग वाला शब्द हो बेटा, ये ना कि हर जगह खोजने लगो आप अंतिम वर्ण, जैसे अप प्लस द, उपसर्ग वाला हो बेटा, तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो और उससे कोई स्वर का योग हो रहा हो, तो वहाँ संधि न होकर के शब्द संयोग, जैसे निर प्लस उपाय, निरूपाय, और सम प्लस आचार माने समाचार। समाचार में बेटा शब्द संयोग है, संधि कार्य नहीं हुआ है। फिर हम लोग देखे थे बेटा संधि को समझ करके उनको ऐसा पृथक करना कि फिर वे अपने मूल रूप में आ जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि को समझ करके उनको ऐसा पृथक करना कि फिर वे अपने मूल रूप में आ जाएं, उन्हें हम संधि कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सहानुभूत को आपने समझा, सह प्लस अनुभूत, तो मिला दिया का सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई। और संधि का विलोम पूछेगा तो क्या कहेंगे बेटा? विग्रह। अच्छा, एक कार्य जाते जाते देख लेंगे, जैसे अगर विद्यालय, अगर ऐसा हो जाए, संधि आप नहीं समझ पाए तो विद्या प्लस लय,
और एक व्यक्ति कर रहा है छात्र विद्या प्लस आलय, दोनों में क्या अंतर है? अब उसको इतना पढ़ाने के बाद यह समझ में आया कि विद्या प्लस लय सर क्यों नहीं किए, विद्या प्लस आलय ही क्यों किए? बाबू संधि के 2 पार्ट, दोनों पार्ट शुद्ध होने चाहिए, ऐसा नियम है। तो विद्या प्लस लय अगर कर देंगे, क्योंकि वह दर्जी की तरह अगर बच्चे वाला काटने वाला कार्य कर देंगे तो वही बेटा पैंट का प्लाजो बन जाएगा, प्लाजो का पैंट बन जाएगा, क्योंकि आपको संधि करने नहीं आ रहा है, कटिंग नहीं करने आ रहा है। तो कटिंग नहीं, आप डायरेक्ट कर एक तरफ विद्या कह दे, एक तरफ लय कह दे, तो विद्या का नाश हो जाएगी। विद्यालय में विद्या का नाश होला। अगर मान लिया बहुत दिमाग लगा कि सोचते हो भाई छोटे बच्चे हैं अभी नहीं जानकर तो विद्या प्लस लय कह डालते थे ना, कौन जरूरत रहा कि दुनिया के नियम बताओ तो हाँ ठीक है, विद्या प्लस लय कर दो तो विद्या का नाश अर्थ हो जाएगा बेटा, विद्या का लय हो गया, नाश हो गया, तो वही है। अब विद्या प्लस आलय तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय हो जाएगा, यही अंतर है बेटा संधि में। तो आप समझेंगे। तो अगली क्लास चलेगी, अब इसके लिए आगे हम लोग पॉइंट डाल करके छोड़ देंगे बेटा, संधि के भेद। हाँ, संधि के भेद जो तीनों थे बेटा उनके बारे में चर्चा की जाएगी, संधि के भेद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। आज के लिए धन्यवाद। एक बार फिर हम बता देना चाहते हैं कि सभी छात्र छात्रा एक बार बताने का कार्य करें, यूट्यूब चैनल प्रजापति क्लासेस के बारे में जुड़ने का प्रयास करें, कहें लोगों से, और उसके बाद पढ़ने का आनंद लें। किसी भी तरह की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, यदि उसमें हिंदी व्याकरण का कोई भी चैप्टर हो तो ये इस क्लास से बाहर आपके नोट से नहीं जाने वाला है। चाहे आप टेट, सुपर टेट, सी टेट, NVS, KVS, हिंदी संबंधित कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, वनडे एग्जाम संबंधित, एक बार क्लास को देखें बाबू, बहुत अच्छा लगेगा और भ्रम सब दूर हो जाएंगे बेटा। चुटकी पर सीखने वालों पर विश्वास हटा दो, धोखा होगा बाबू, धोखा। पेपर सेटर इतने वो नहीं रह गए कि आपको दे देंगे, इसलिए बारीकता जानो, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करो, साथ मिल करके पढ़ाई में समय बिताओ बेटा। समय को तुम ऐसे जाया ना करो, बेकार ना करो बेटा, मेहनत से पढ़ो, ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। और 1 दिसंबर से बेटा आपके क्लासेस नई प्रारंभ हो जाएंगी, होमगार्ड की क्लासेस और NVS, KVS के और PRT की जो NVS, KVS है उसकी प्री की। तो सारे लोग एक बार क्लास से जुड़ें, अध्ययन करें। धन्यवाद।